हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, अब एमएनएस का पेपर नीट के थ्रू होता है जो कि हो चुका है, और हमारे एनडीए और सीडीएस के भी एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। अब हमें अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं करना है, बल्कि फिर से स्टार्ट करना है और अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम होगा, और नेक्स्ट ईयर तक की हमें जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उन सबको सब यूनिट्स में डिवाइड करना है, और इसके साथ ही डेली बेसिस पे क्लासेस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी जो हाल ही में हमारा पेपर हुआ है नीट का 2022 का, उसमें हमने देखा कि जैसे जो भी पढ़ाया गया था, जो भी हमारे मेजर टॉपिक्स थे, उनसे क्वेश्चंस आए थे। तो उन टॉपिक्स को और सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि उन टॉपिक्स से किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बायोलॉजी में जो दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, आपका जूलॉजी और बॉटनी। पेपर में आपके दोनों पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस होते हैं आपके। पर अब लाइन बाय लाइन नहीं आता। जिन्होंने भी इस बार पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि हमें एक एनालिटिकल माइंडसेट की भी ज़रूरत है। हमें चीज़ों को समझना आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। स्टेटमेंट के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर राइट रॉन्ग के बेस पे पूछ रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और उस डेप्थ नॉलेज में जूलॉजी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, और बॉटनी में भी आपके एनाटॉमी, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और रही बात आपकी 11th-12th की, तो 11th की जो आपकी एनसीईआरटी होती है, इस बार उससे काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे। और फिर आप अगर कह सकते हैं 50 to 55% आपका 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए थे, और इसके साथ ही आपका 10% सिर्फ फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे। और फिजियोलॉजी में हमारा जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, तो इनसे भी आपका 10% क्वेश्चंस आए थे। फिर बचा हुआ आपका जो पार्ट है 30 से 35%, इसमें आपके 12th के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। और 12th की बुक में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, जिससे पूरे के पूरे आपके 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार नीट के पेपर में। पर हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे नंबर एमएनएस के लिए नहीं चाहिए। एटलीस्ट हमें 400 या फिर 400 प्लस तक भी अगर हम जाएंगे तो हम अच्छे से एक अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि सबसे बेस तो हमारा एनसीईआरटी ही है, इसके बाद ही कुछ है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपका 2022 में पेपर हुआ है नीट का, इसमें मेजर पोर्शन किसके मेजर जो आपके पोर्शन है वो कहाँ से आए हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इस बार आपके क्वेश्चंस हैं वो आपका इकोलॉजी से आए हुए हैं। इकोलॉजी, जिसे हिंदी में जो हिंदी में इसकी एक यूनिट है पर्यावरण या परिस्थितिकी। इस यूनिट में आपके आसपास क्या हो रहा है, आप चीज़ों को खुद से कितना रिलेट कर पा रहे हैं, और इकोसिस्टम क्या है, कैसे आपके माइनर प्लांट्स और मेजर एनिमल्स, इन सब के बारे में आपको इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। और इससे आपके डायरेक्टली 11 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका 12th की बुक में मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेनेटिक्स। इससे आपके 7 क्वेश्चंस आए थे, और जो ये 7 क्वेश्चंस थे ये भी आपके स्टेटमेंट बेस पे थे। स्टेटमेंट थे, और फिर आपको उसमें 1-2 सही या फिर नाइदर नॉर सही, इस टाइप में आपका डिस्कस था। तो इसके लिए भी आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को रटना नहीं, समझना पड़ेगा। और जेनेटिक्स के अलावा थर्ड है आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो है आपका सेल का, जिससे आपके पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
पहले भी अगर मिलिट्री नर्सिंग का आपने एग्जाम दिया हो या देखा होगा तो पहले भी यही क्वेश्चंस थे, पर उसमें थोड़ा सा डिजीजेस इन सब से रिलेटेड या फिर ह्यूमन वेलफेयर या और ब्रांचेस ये क्वेश्चंस आते थे। पर जब से नीट से होने लगा है तब से इसमें जो नीट के सिलेबस ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस पे हो चुका है। अब सेल के अलावा जो आपका मेजर चैप्टर है उसमें है आपका डाइजेशन। फिजियोलॉजी से तो हमेशा से ही क्वेश्चंस रहे हैं। जो आपका ये डाइजेशन है इससे आपके दो क्वेश्चंस हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से। और नेक्स्ट है आपका लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इससे ये नहीं पूछा गया था कि लाइन बाय लाइन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं या क्या नहीं है, इससे आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया था कि आपका क्लासिफिकेशन में जैसे 5 थ्योरी है तो इन क्लासिफिकेशन से आपको रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ था, पर एक ही क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्टार्टिंग में चैप्टर दिए हुए हैं हमें उन्हें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना या फिर उन्हें रटना नहीं है, उनसे हमें अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। फिर जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे हमें मजबूती से उनके क्वेश्चंस उन पे पकड़ बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल। ये सेल साइकिल और सेल दोनों से ही मिला के 5 क्वेश्चंस थे। फिर आपका था प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जितनी इंपॉर्टेंट है बेटा उतनी ही आपकी प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके 8 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स पूछे गए थे। और फिर आपका कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, इन सब से आपका एक क्वेश्चन है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उससे आपसे रिलेटेड डिजीजेस पूछी गई थी और इस डिजीजेस में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस थे। तो ये यूनिट भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा फिर आपके जो क्वेश्चंस थे वो इन C2 एक्स C2 या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा गया था। अब हम इतने तो हमारे मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के अलावा भी आपके पूरे अगर हम एक लाइन से देखें 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक से तो वो एक बार हम नीट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या दिया है, टोटल अगर देखा जाए तो आपकी पूरी की पूरी 11th में आपकी 4 यूनिट है और 4 यूनिट है और उसमें भी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का हिंदी में मतलब है कि जो आपके लिविंग जगत है या फिर जो सजीव जगत है इसमें कितनी विविधता है। इस विविधता में आप जो भी आपका अलगाव है या फिर आप बहुत सारे पौधे प्लांट्स इन सबको देखते हैं और इसमें आपको लिविंग बींग्स हैं क्या, सजीव आखिर निर्जीव से डिफरेंट क्यों होते हैं, आपको ये चीज़ भी पता रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपको नीड क्यों है, आखिर हमें सजीव और निर्जीव दोनों को क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इस पूरी यूनिट में हमें ये चीज़ें देखनी है कि नीड क्या है, लिविंग बींग्स क्या है और इसके साथ साथ ही आपकी टैक्सोनॉमी क्या है और क्लासिफिकेशन। तो इस यूनिट से जो क्वेश्चंस हमने देखा था आया हुआ है इस बार वो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, पर जानकारी तो हमें पूरे चैप्टर की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप टूल्स है, बॉटनिकल गार्डन है, तो बॉटनिकल गार्डन वगैरह इन सब से रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस इसी यूनिट से आएंगे। फिर इसमें 5 किंगडम आपकी क्लासिफिकेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसके साइलेंट फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स होने के साथ साथ मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंगस है। आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और फंगस हो गया। तो इन सब से रिलेटेड भी इनके क्लासिफिकेशन, इनका कैरेक्टरिस्टिक, इनका क्लास, ये सब हमें इन सब की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। फिर जो आपका लाइकेंस क्या होता है, कहते हैं कि जहाँ पे लाइकेंस होते हैं
वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमें किनके थ्रू पता चलता है? जहाँ पे लाइकेंस हमारे नहीं है वहाँ पे मतलब काफ़ी हद तक आपका एयर पोल्यूशन है। तो इस यूनिट में आपको देखना है लाइकेंस हो गया, वायरस हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, ये सारे के सारे मेजर ग्रुप, इनके क्लासिफिकेशन हमको इसी यूनिट में देखना है। फिर है आपका इसी में आ गया आपका साइलेंट फीचर्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। इसी यूनिट में आपने क्या क्या देखा? पहले आपने लिविंग बींग्स का देखा, लिविंग बींग्स के साथ साथ फिर आपने इसमें देखा कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फिर आपने देखा फीचर्स आपके कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम यहीं पे जानेंगे। इन सब के अलावा भी आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। तो इतना सारा आपको यूनिट फर्स्ट में है, पर इसमें से भी जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्लासेस में कराई जाएंगी, तो उससे आप नोट्स बनाइएगा और उसी को रिवाइज कीजिएगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर में जाना है। अब हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे। अब 11th में ही आपके जो सेकेंड यूनिट है, इस सेकेंड यूनिट में आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें आप जो स्तर होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, जैसे कुछ का लेवल बाइलेटरल होते हैं, कुछ ट्राइलेटरल होते हैं, और ये ट्राइलेटरल मीनिंग क्या है? जिनको हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे बाइलेटरल कहलाएंगे, और जिनको हम 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर ले वो ट्राइलेटरल, और जिन्हें हम ना कर पाए वो आपका यूनिलैटरल। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गया, जैसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि ये स्तर हो गया, एनिमल और प्लांट दोनों के बीच का वो कितनी स्तरों में डिवाइड है। और इसमें ही आपके मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एनिमल टिश्यू है, क्योंकि क्या होगा सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले सेल बनती है, सेल के बाद फिर आपका टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद फिर आपका ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और इस पूरे सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इस पूरे सिस्टम, ये एक आपका स्ट्रक्चर हो गया ना, जैसे सेल बनी, फिर आपका सेल बनी, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। पर अगर फंक्शन में है तो वो सेल फंक्शन क्या कर रही है, उसका वर्क क्या है? जैसे हैंड का वर्क क्या है, मैं यहाँ हैंड के थ्रू लिख रही हूँ तो ये इसका फंक्शन हो गया, पर ये मेरा हैंड ये शो कर रहा है तो ये एक हैंड का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे के सारे आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे लो लेवल से हाई लेवल तक के, वो सारे के सारे आपके यूनिट सेकंड में हैं। तो यूनिट सेकंड आप यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या होगा, एनिमल्स में तो हमने देख लिया खुद के एग्जांपल से। अब प्लांट्स में हम देखते नहीं, उनकी आउटर लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कुछ कुछ में हिंदी में जैसे छाल बोलते हैं, पेड़ों की लगी रहती है, तो फिर उसके अंदर आपका टिश्यू होता है और कभी कभी वहाँ से भी लिक्विड निकलता है। तो ये सारे के सारे उसके स्ट्रक्चरल में आ जाएंगे, तो जिसमें आपका एनिमल्स और प्लांट्स में है। अब इसमें अगर हम देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या है, तो इसमें आपको मार्फोलॉजी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, और प्लस जो फूल देते हैं उनके रूट्स पढ़ने हैं, जैसे एडवेंटेशियस रूट्स हो गई हमारी, टैप रूट हो गई। और आप लोग बताइएगा टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट, जैसे हिंदी में मूसला जड़ बोलते हैं और एक को अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं, इन जड़ों का क्या वर्क होता है ये सारा। और इसके साथ ही आपको फिर इसी में आपका एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में आपके कौन कौन से टिश्यू हो गए, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, अदर टिश्यू हो गए, इनके वर्क क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू हो गया, जैसे ब्लड क्या है हमारा। तो ये सारे के सारे टिश्यू, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका यूनिट सेकंड में हो जाएगा। और इसी में आपका आ जाएगा कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है,
इससे पहले हमने इसमें तो उनके क्लासेस पढ़ लिए हैं, पर यहाँ पे हमें ये जानना रहेगा कि उनके जो कॉकरोच हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। जैसे हम डाइसेक्शन करते हैं, जब डिसेक्शन करते हैं तो हम उसमें उसके बारे में एनालिडा अर्थवॉर्म के अंदर नर्व रिंग निकालते हैं। आप सभी बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, जब उसमें नर्व रिंग निकालते हैं तो हमको उसकी डॉर्सल वेंट्रल साइड, उसकी ब्लड वेसल्स, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना है सेकंड यूनिट में। पर बेटा अब इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको अगर आप बाद में करें या थोड़ा स्किप करें तो चल सकता है। ये एक पूरा होल सिलेबस का डिस्कशन है, अगर जिन्हें खुद से भी पढ़ना है वो इसको देख के पढ़ सकते हैं, पर एक गाइडेंस जरूरी होता है। तो आप सभी खुद से तैयारी करें, एक बार जरूर से जरूर किसी का गाइडेंस लेके पढ़ें। इतना सब होने के बाद फिर आपका आएगा थर्ड यूनिट, सेल डिवीजन। ये अभी सारा 11th का ही है आपका। और ये मत सोचिए बिल्कुल टफ है, ये अभी आपका, अगर इसमें से आप थोड़े भी नंबर लेंगे तभी आपको एमएनएस की सीट आराम से मिल जाएगी। फिर इसमें थर्ड है आपका सेल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शंस। अब इस यूनिट में आपको पूरे के पूरे सेल थ्योरी पढ़नी है। सेल थ्योरी में क्या, फर्स्ट जैसे सॉन, स्लाइडेन, इनकी थ्योरी पढ़नी है, सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी यूनिट थर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके गोल्जी बॉडीज़ का, लाइसोसोम्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का, इन सब के फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि नॉर्मल भी इंसान को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, सुसाइडल ब्रेक लाइसोसोम्स को बोलते हैं। पर इन सब के अलावा आपको इनके फंक्शंस, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, और स्टेटमेंट के बेस पे अगर क्वेश्चन आए तो डेप्थ नॉलेज के थ्रू हम इनका आंसर दे पाएँ। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिट थर्ड में है। इसके साथ इसमें सीलिया, फ्लैजिला, ये सब भी आपका है। फिर आप यूनिट फोर्थ में आ जाइए। यूनिट फोर्थ है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, और प्लांट्स के बारे में पूरा का पूरा, प्लांट्स के बारे में पूरा का पूरा उनका मूवमेंट पढ़ना है, वाटर का, गैसेस का, उनमें कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और डिफ्यूजन कैसे होता है। जैसे अगर हम जनरल पूरी बायोलॉजी को अगर हम जनरल लाइफ से भी कनेक्ट करें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम रात को हल्की सी किशमिश भिगो देते हैं, ठीक, तो अगर हम किशमिश भिगो देते हैं तो पहले तो वो श्रिंक होती है, फिर जब हम उसे सुबह देखते हैं तो हमें वो कैसी दिखती है, उसमें हल्की वो फूली हुई दिखती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ठीक। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे कि हम किसी फ्लाईओवर में गए, अगर हम चढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लग रही है। ऐसे ही प्लांट्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका वाटर का होता है, फूड का होता है, तो वो रूट से लेके ऊपर तक उसे जाना रहता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर फिर आपको बाकी साइड्स में जाना रहेगा, वो आपका पैसिव हो गया। ऐसा एनिमल्स में भी होता है। अगर हमने एग्जांपल देखा कि अगर हम फ्लाईओवर में चढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फिर नीचे जा रहे हैं तो कम। तो जो आप चढ़ रहे हैं तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जब हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं तो वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे, और इस रिलेशन से ये होगा कि आपको आसानी से वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इसी में आपको जैसे एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमें भी आयरन है, आयरन हो गया, और फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही आपके प्लांट्स में भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और इन जो प्लांट्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, इनमें एक आपका मैक्रो एलिमेंट्स और दूसरा माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मतलब जो जिन
तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होगी वो आपका मैक्रो एलिमेंट्स कहलाएंगे, और जिन तत्वों की या जिन एलिमेंट्स की कम आवश्यकता होगी, कम नीड होगी, उन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और इसमें आपका हो गया, देखिए अब इसमें आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ, मैग्नीशियम होता है और एक मैग्नीज होता है। अब थोड़ा सा भी अगर आप डाउटफुल रहेंगे या ऑप्शन सही से नहीं पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, पर वहीं आपका जो मैग्नीशियम होता है ये आपका मैक्रो एलिमेंट्स होता है, और जो आपका मैग्नीज होता है ये आपका माइक्रो एलिमेंट्स होता है। तो इन एलिमेंट्स के वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारा का सारा आपको भी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और इसके अलावा आपका प्लांट फिजियोलॉजी में इसके अलावा आपका प्लांट फिजियोलॉजी में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ही प्लांट्स में आपका प्लांट्स में इसका मीनिंग क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या फिर कितना पिगमेंट्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है, बायोसिंथेसिस क्या है, और फोटोसिंथेसिस की इसकी फेजेस क्या हैं। फेजेस के अलावा इसकी सिंथेसिस जिसे हम बायोसिंथेसिस बोलेंगे, और बायोसिंथेसिस के अलावा इसमें आपका जो आपका फोटोकेमिकल है या फिर C4 पाथवेज है, C4 पाथवेज हो गया, और आपका फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन कौन से कारक हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस मीनिंग प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से आपके फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। फिर इसके अलावा इसी में आपका आएगा रिस्पायरेशन, पर ये किस में है, ये प्लांट्स में है, तो हमको इसमें प्लांट्स के बारे में रिस्पायरेशन पढ़ना है। उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनमें भी तो एक्सचेंज होती है गैसेस का, जैसे हम लोगों में वैसे प्लांट्स में, इसीलिए तो प्लांट्स की काफ़ी नीड होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, और सेलुलर के साथ साथ ही आपका ग्लाइकोलिसिस है, फॉर्मेशंस है, और ये सब के सब आपका, इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ कैसे होगी, हम सब में तो क्या होता है, हम सब में ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हम अच्छे से बैलेंस डाइट लेते हैं, बचपन से ही हमें पेरेंट्स फैमिली मिली रहती हैं, तो हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाती है। पर प्लांट्स में इनकी ग्रोथ के लिए भी सेम वही चीज़ें, जैसे हमें खाना पानी की आवश्यकता है, इन्हें भी वाटर फूड की नीड है, और इसके साथ फोटोसिंथेसिस की नीड है, और इसके साथ साथ इनमें भी हार्मोन्स की, इनको भी हार्मोन्स की नीड है, जैसे कि ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है। ये बहुत ही काफ़ी आपकी जो मतलब कि काफ़ी और हार्मोन्स हैं जो कि आपकी प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ आपका सीड जर्मिनेशन, एपोमिक्सिस है। सीड जर्मिनेशन में कि सीड जर्मिनेशन आपका किसके थ्रू हो रहा है, इन सब चीज़ों की भी इसमें आपको होगा। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इससे अप्रॉक्स 10% तक के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे जाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका जो है वो आता है डाइजेशन से, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कैसे चीज़ें हमारे डाइजेस्ट हो रही हैं, और इसके साथ साथ ही इसमें क्या चीज़ें जैसे कि माउथ से हमने लिया, स्टमक में फूड कितनी देर तक स्टोर हुआ, उसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ, फिर उसमें कौन कौन से जूसेस एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ, और इसके बाद फिर वो हमारी इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ, फिर जाके हमारी वेलीज में
फिर जाके वो हमारी वैलीज के थ्रू हमारी सेल्स में गया, जिससे हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला। ये सारी की चीज़ें आप डाइजेशन में देखेंगे। और इसके साथ ही जब डाइजेशन हो जाएगा तब नेक्स्ट आपका आएगा एब्जॉर्प्शन। तो इससे भी काफ़ी अच्छे और डेप्थ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वैलीज का वर्क क्या हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किन के थ्रू होता है, किन किन मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन होता है। तो ये पूरा का पूरा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में देखेंगे। इसके साथ ही इसमें आपका है एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ये तो प्रोसेस हो गई, अब प्रोसेस के अलावा हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता होना चाहिए, और स्टमक के बारे में, और एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन कैसे पाचित होती हैं या फिर वो हमें एनर्जी कैसे देती हैं। प्रोटीन आपका रेनिन में, कैसीन में, किस फॉर्म में हमारे स्टमक और आमाशय में उपस्थित रहती हैं, और तब जाके अगर हम कुछ अनहाइजीनिक सा खा लेते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपको यूनिट 5th में पढ़नी है। और इनके अलावा आपको वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और साथ ही कुछ डिजीजेस हैं। सारी डिजीज नहीं, जैसे जॉइंटिस और डायरिया, ये भी आपके फूड की वजह से ही होंगी, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना है। फिर इसी में आपका सेकंड है आपका रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आपका ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन सेकंड, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में कैसे हो रहा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप फैट कम खाइए, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ब्लड वेसल्स क्या है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल्स के साथ साथ आपको इसमें हार्ट फेलियर, ये सब चीज़ें हमें इसलिए पढ़नी क्योंकि आगे हमको इनका यूज़ करना है, तो इसीलिए अभी इसके साथ साथ इसमें लोकोमोशन, मूवमेंट हो गया, और न्यूरल कंट्रोल हो गया। आपकी इसी पार्ट में आपका ब्रेन आएगा, ब्रेन, फिर उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक्सोक्राइन मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो इन ग्रंथियों से निकलने वाले आपको हार्मोन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे एंडोक्राइन क्या होती है, डक्टलेस, डक्टलेस मतलब कि उनके अंदर कोई शिरा नहीं होता है, तो वो डक्टलेस। और जो आपको एक्सोक्राइन होता है जो उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इसके बाद आपको डिसऑर्डर भी पढ़ना है। ये सारा का सारा आपका यूनिट 5th में है। और इसके साथ ही आपका 11th क्लास की बुक का खत्म हो जाते हैं। फिर आपको आते हैं 12th क्लास में। तो 12th में आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी रिप्रोडक्शन। और इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिजीजेस से रिलेटेड आएंगे कि डिजीजेस कौन कौन सी कैसे ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, इनको हम इनको प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें इसके जो भी आपकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ये सारे के इस यूनिट से इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड है इसमें जैसे बर्थ कंट्रोल है, और फिर एक है आईवीएफ, आईवीएफ क्या होता है, और आपका जीआईएफटी, एलिमेंट्री आइडिया फॉर जनरल। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी जो इसमें वो है यूनिट 2, वो है आपका जेनेटिक्स रिलेटेड। इस यूनिट में आपका हेरिडिटी, वेरिएशन, और आपके जो मेंडल के लॉ हैं, ये सब के सब मेंडल ने किस पे आपका रिसर्च किया, पाइसम से टैवम जिसे मटर बोलते हैं। और इन सब के साथ क्रॉस लिंकिंग, जैसे क्रॉस लिंकिंग जो जेनेटिक्स आपके क्रोमोसोम्स के थ्रू जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि जितने भी आपके सिंड्रोम होते हैं, डॉर्फ सिंड्रोम और अदर सिंड्रोम जो आपके क्रोमोसोम्स के थ्रू हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ये सारा सारा आपका इस यूनिट में पढ़ना है। और इसके साथ ही आपको
इसके साथ ही आपको इसमें थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और डाउन सिंड्रोम, इनके अलावा आपको डीएनए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो डीएनए का आपका डबल हेलिक्स मॉडल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छे से करना है। और इसके साथ ही आपको एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ह्यूमन बीइंग पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपका इसमें पढ़ना है। और ये काफ़ी, इसे हम इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली 2022 में ही आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा फिर आपके जो यूनिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम किससे, ह्यूमन से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे किसी को वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है जिसमें बायोलॉजी की हेल्प हो सकती है वो सारी की सारी इस यूनिट में आएंगी। और फिर इसके साथ ही आपकी जितनी भी डिजीजेस हैं और इम्प्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स, जैसे अगर हम दही खाते हैं वो खट्टा हो जाता है तो फिर उसका हम क्या करते हैं, तो जितनी भी आपकी माइक्रोब्स हैं और इनका आपकी लाइफ में क्या क्या यूज़ है, ये सारा का सारा आपको इसमें यूज़ होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट यूनिट 4 जो कि है आपका बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू तो आजकल काफ़ी कोर्सेज भी हो रहे हैं जो कि अपने आप में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी और ये माइक्रोब्स को है और वैसे ही ये बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के कोर्सेज भी हैं और इन कोर्सेज में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुका है आजकल हमारी लाइफ में। इसमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे आपका प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी कैसे है, जीन इंजीनियरिंग के बारे में कि कोई जीन हमारी ख़राब हो जाती है, जैसे अभी इंडिया में तो नहीं, फॉरेनर्स में आपकी जीन एक्सचेंज भी हो जाती हैं। जैसे अगर किसी पर्सन की कोई उसके जीन में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से वो ख़राब वाली जीन्स आपकी हटा दी जाएगी और उसके बिहाफ पे अच्छी जीन या फिर जो अच्छी क्वालिटी की होगी वो जीन वहाँ पे इंसर्ट कर दी जाएगी। और इसके साथ ही इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए टेक्नोलॉजी भी सही यही है। और इसका मतलब इसका यूज़ ना हम फूड प्रोसेसिंग में भी करते हैं। इतना हो गया। और इसके बाद आपकी सबसे लास्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये आपके 12th की एनसीईआरटी में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में हम यही देखेंगे कि हमारे जो आसपास हम किन किन चीज़ों के लेके अवेयर है या नहीं, क्योंकि हमारे अलावा भी और चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, जैसे प्लांट्स है, उनके प्रति हम कितना सेंसिटिव हैं, हमारे अंदर सेंसिटिवनेस है भी या नहीं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये है हैबिटेट, जो आपका हैबिटेट होगा, लिख देती हूँ, आपका यूनिट 5 है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इसमें ही आपको इकोसिस्टम क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, न्यूट्रिशन साइकिल क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जैसे यहाँ पे गर्मी है, अगर अदर जगह ठंडी है, तो कैसे ह्यूमन टेम्परेचर पे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, वो फिर कोल्ड ब्लडेड हैं, कुछ आपकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो कैसे एडजस्ट करते हैं और इकोलॉजी में अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं। क्योंकि क्या कहा जाता है, जो कंपटीशन में रहता है वही आगे जाता है, डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी से हमें यही तो पता चलता है। तो इसलिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट हो गया, इन सीटू एक्स सीटू, हमारे नेशनल इन सीटू एक्स सीटू से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपका हो गया, और इसमें बायोमास एनर्जी हो गया, पिरामिड्स ऑफ नंबर हो गया, एनर्जी फ्लो, आपका एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे
एनर्जी फ्लो आपका लोअर टू हायर हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, या फिर एनर्जी फ्लो, एनर्जी पिरामिड्स, ये सब हमें इसी में पढ़ना है। हॉटस्पॉट पढ़ना है, और एनर्जी, न्यूट्रिशन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे आपके इस यूनिट में है, और इतना सारा आपको पढ़ना है। और इसके अलावा ये देखिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे पास अभी भी मैक्सिमम टाइम है, 7 से 8 मंथ से, अगर हम चाहें तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। तो बिना अपनी स्टडीज़ को ब्रेक डाउन किए हुए, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अच्छे से अपनी स्टडी को कीजिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि टीचर जो आपको पढ़ाएगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, पर अच्छे से अगर आपको एमएनएस नेक्स्ट टाइम देना है या अदर भी कोई एग्जाम देना है तो प्रॉपर स्टडी डेली बेसिस पे कीजिए, और छोटे छोटे सब डिविजन्स में अपनी स्टडी को डिवाइड कर लीजिए। आई होप आप सबको सब क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो यहीं पे सेशन को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।